नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार चुनावों के नतीजों को लेकर, बिहार चुनावों को लेकर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है, अलग-अलग ओपिनियन पोल्स को भी और पोस्ट पोल स्टडीज पर भी हमने चर्चा की है। यशवंत जी के साथ भी चर्चा की, अमिताभ तिवारी जी के साथ भी चर्चा की, लगातार कुछ-कुछ चर्चा करते रहे। लेकिन आज मैं चर्चा करना चाहता हूं उस शख्स के साथ, उस पर्सनैलिटी के साथ जो चुनावों को बहुत बारीक नज़र से देखता है और खासतौर से उनको मैंने आग्रह किया कि आप इसलिए मेरे साथ चर्चा करें क्योंकि वो चीज़ देखते हैं जो आम तौर पे दिखाई नहीं देती लोगों को। उनका एक नज़रिया, उनका एक एंगल, उनका एक इनसाइट जो है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने हमारे मित्र डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा को तकलीफ दी। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा से आप समझेंगे तो इलेक्शंस यही इलेक्शन नहीं, आगे की हिंदुस्तान की राजनीति, देश की राजनीति कैसे होगी, कोalition पॉलिटिक्स क्या होगी और तमाम चीज़ें क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। समझ में आएगा आपको कि नज़र-नज़र का फेर है। तो गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा इस वक़्त हमारे साथ हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत स्नेह करते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बैंगलोर और बिहार में डिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन आप जिस कदर नज़र रखते हैं ना, ये बाज की निगाह होती है। जैसे बाज ऊपर बहुत आसमान में ऊपर उड़ रहा होता है, तब भी उसकी निगाह नीचे रहती है ना? और दूसरा फ़ोकस आपका रहता है अर्जुन की आँख की तरह से, कि मछली की आँख पर नज़र रहती है। हमें तो पूरा तालाब में दिखाई देता है, उसमें मछली नहीं दिखती। तो ये जो अर्जुन की नज़र है, वो क्या कह रही है इन चुनावों को लेकर? सर धन्यवाद। आपने इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया। मुझे लगता है मैं इसका पात्र हूँ, लेकिन आपका बड़प्पा नहीं है। सर बेसिकली चुनाव, मुझे लगता है कि हमने जब भी चुनाव से पहले बात की तो बार बार एक लफ्ज आया, महिला महिला वोटर, महिला वोटर। और अंततः अगर आप देखिए तो वो चीज तो हो ही गई फ्रक्टिफाई। अगर हम आंकड़े देखें, पोस्ट पोल जो स्टडी आई है सी वोटर की, तो महिलाओं ने अगर हम कुल महिलाएं देखें तो तकरीबन 49% महिलाओं ने एनडीए को फेवर किया और 36% ने महागठबंधन। इसमें मार्जिन ऑफ एरर रहता है ±3 परसेंटेज पॉइंट। उसको आप अगर कम से कम गैप भी माने तो ये 47-39, मतलब 8 परसेंटेज पॉइंट का 8% मिनिमम गैप है ना। और पुरुषों में थोड़ी टाइट फाइट थी कि भाई पुरुषों का एनडीए 43 लेकिन और महागठबंधन 40। पिछली बार ये हुआ था कि पुरुषों में कम से कम महागठबंधन को लीड थी, एनडीए पीछे था, लेकिन इस बार दोनों में ही एनडीए को लीड है। अब इसके कई कारण हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने अमिताभ भाई से बात की, आपने यशवंत भाई से बात की, तो आपने जैसे जैसे कहते अगर पांडव हैं तो पांडव में आपने अर्जुन और भीम से बात कर ली, तो हम तो फिर नकुल सहदेव रह गए। नहीं, आप तो अर्जुन हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक जो चीज शायद जो उठी नहीं बहुत डिस्कोर्स में, जो मुझे मेरे एक मित्र ने जमीन पर बताई, 2020 में पुरुषों में एक तो हम आएंगे कास्ट वाइज और वोट शेयर में, बट एक फैक्टर में है, मतलब एकदम हेडलाइन के तौर पे एक चीज जो 20 में एक्टिव थी जो इस बार नहीं थी, वो कोविड का काल था और बहुत सारे लोग बिहार में पलायन जो कर चुके थे वो वापस आए थे बहुत कठिनाइयों का सामना करके। तो जो नौकरियों को लेकर नाराजगी थी, रोजगार को लेकर, शायद वो अपने चरम पर थी उस वक़्त। उस वक्त। और ये फैक्टर मुझे लगता है एनालाइज इनफ नहीं हुआ है, ये अंडर एनालाइज फैक्टर है कि कोविड का एक कॉन्टेक्स्ट था और कई जो पुरुष वापस आए, महिलाएं भी आई लेकिन पुरुष ज्यादातर, जो चल कर आए, ट्रकों में बैठ कर आए, बसों में भर के आए, बहुत दिक्कत हुई। तो उन्हें लगा, और मैं जानता हूं उस समय मैं राहत कार्य में इन्वॉल्व था, तो मुझे किसी ने फोन करके बोला, वो बस चढ़ रहे थे दिल्ली से और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि हम राशन पहुंचा देंगे, रुक जाइए। उनका फोन आया, भैया ऐसा है, राशन तो दे देंगे, हम कान को हाथ लगा रहे, आज के बाद कभी अपना गांव नहीं छोड़े, क्योंकि बहुत तकलीफ थी। तो एक फैक्टर जो उस समय बहुत प्रचंड था, रेलेवेंट आज भी है लेकिन शायद उतना ज्वलंत नहीं। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि आपने मुझसे नई फाइंडिंग मांगी, तो ये मेरा एक नया वैल्यू है। उसके अलावा अगर हम बात बेसिक्स पे आते हैं कि जो बेसिक्स क्या है, देखिए मुझे लगता है आपके शो पर भी मैंने कहा होगा, मैंने कई चैनल्स पे ये कहा, महागठबंधन के लिए बहुत टफ चुनाव। क्यों? पिछली बार महागठबंधन का सीट कन्वर्जन बहुत अच्छा रहा क्योंकि चिराग पासवान अलग खेल गए और जेडीयू को डेंट कर गए और बीजेपी की उसमें शय थी, ये सब जानते हैं।
अभी कोई मैं नहीं कहता, ये ऑब्जर्वर्स हर तरह के कहते हैं, और कहीं ना कहीं जमीन पर भी लोग कहते हैं। पिछली बार लोजपा जिन सीटों पे लड़ रही थी वहां कह रहे थे लोजपा ही भाजपा। तो बेसिकली क्या था पिछली बार, हालांकि देखने में लगता है 37% दोनों अलायंसेस, लेकिन एनडीए में इस बार तकरीबन 6-7% उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का जुड़ जाता है, वो हो जाता है 44, और 1.5% आप मुकेश सहनी का काट के अदर कर दीजिए, तो वो तकरीबन 43 और 38 की गेम बन जाती है। 38-43 ऐसे, मतलब 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट का उसमें गया, 2.5 परसेंटेज पॉइंट उनको कवर करना था महागठबंधन को। 2.5 परसेंटेज पॉइंट अगर आप वहां से यहाँ तोड़ के ले आते तो बाजी पलट जाती। हुआ क्या कि महागठबंधन तो उतने पे ही रह गया जहां पिछली बार था। अगर आप एक तरीके से देखें, महागठबंधन ने कुछ वोट खोया नहीं है। हाँ, वोट तो खोया नहीं है, इस बात पर मैं जोर दूंगा। महागठबंधन शायद उतना गेन नहीं कर पाया जितना उनको मुकेश सहनी और आईटी गुप्ता और कांग्रेस से उम्मीद थी, और जो मुस्लिम वोट टूटा, लेकिन महागठबंधन वहीं का वहीं खड़ा रहा 38%। हुआ ये कि एनडीए ने अपनी लीड तो बरकरार रखी, लेकिन 2% और वोट टूट दी। अब उसमें आप कह सकते हैं फील्ड मैनेजमेंट बीजेपी की, उसमें आप कह सकते हैं कि जेडीयू के जो लाभकारी योजना, नीतीश कुमार जी का चेहरा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो मैंने कहा कि जो कोविड काल में नाराजगी थी, शायद इस बार उतनी प्रचंड नहीं थी, तो उसको कहीं ना कहीं डील करना हो सकता है रिलेटिवली आसान रहा। तो बेसिक मैथ ये है कि एक टफ चुनाव था महागठबंधन का, जहां तक वहीं खड़े रहे, गेन नहीं कर पाए। एनडीए जो ऑलरेडी लीड में था वो आगे निकल गया, और इस वजह से आप देखेंगे कि हालांकि 38% पे वो 38% पे ही बैठे हैं, लेकिन जो उनकी सीटें पिछली बार 110 थी, इस बार वो 35 हो, क्योंकि सामने वाला बहुत आगे निकल गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये समझना पड़ेगा लोगों को कि जो 2020 का चुनाव था, देखिए ये 2010 जैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हाँ, 15 10-10 और ही 20 बिल्कुल 10,000। 15 में आरजेडी जेडीयू के साथ जाके मिल गई, और 20 में आरजेडी की मदद सीटों में हो गई कहीं ना कहीं चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के अलग लड़ने से। अलग होने से। अब सवाल है कि महागठबंधन बेहतर क्या कर सकती थी। मुझे लगता है महागठबंधन दलितों में उतना प्रभाव नहीं डालता। आप देखिए कि बसपा का वोट शेयर तकरीबन उतना ही रहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद थोड़ा सा बढ़ा ही है, ये मैं बड़ा कंफर्म ही करके है। बता देता हूं आपको। लेकिन ओवैसी साहब का जरूर बढ़ा। सीमांचल में जिस तरह का डेंट हुआ, अभी मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। देखिए जी। मोटा मोटा अगर हम करेंगे तो एक तरीके से स्वीप थी, है ना, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाएं थी। जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी वो अपना वोट नहीं ला पाए, उसका बहुत बड़ा कारण, विजय जी मैं आपको शोज पे कह रहा था, हम मल्लाओं से जाके बात कर रहे थे, एक ही घर के अंदर महिला कह रही थी हम नीतीश जी को देंगे, और पुरुष कह रहे थे कि हमारे जात भाई हैं, हम उनको वोट देंगे, नाव इस बार महागठबंधन के साथ। तो कहीं ना कहीं वो जो वोट ट्रांसफर जाति वाला होना था, चाहे वो तांती ततमा हो, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे वो रविदास हो, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में रविदास वोट ला पाई थी, वो रुक गया महिलाओं की वजह से, वो ट्रांसफर हो नहीं पाया। दूसरा, कांग्रेस की जो दलित और ईबीसी आउटरीच थी वो बहुत कमजोर रही। जो कांग्रेस सोशल जस्टिस पे पूरा अपना नेशनल कैंपेन चला रही है, वो दलित और ईबीसी आउटरीच में विफल रही। और उसके लिए समझना ये पड़ेगा कि फिर मैं वापस जाऊंगा कि मैंने आपके शोज में क्या कहा था, आज भी गांव में, बिहार में ईबीसी कंफर्टेबल नहीं है आरजेडी को वोट देने। ये पहले भी चर्चा आपने की। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस एक टच दे सकती थी कि दीजिए वोट, हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए लोकसभा में सिचुएशन कुछ ऐसी है, लोकसभा में वो बड़े मुद्दे देख रहे हैं, ईबीसी, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, एससी/एसटी। यहाँ पे आके अब राज्य के चुनाव में आप बहुत छोटे इश्यूज देख रहे हैं। आप मतलब छोटे मतलब कंपैरेटिव, उनके लिए वो बड़े मुद्दे हैं, सिक्योरिटी का मुद्दा है, भाई यादव डोमिनेंस का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, आवास का, ये सब देख रहे हैं। तो वो नैरेटिव जो कांग्रेस देना चाह रही थी कि सोशल जस्टिस हम आपको देंगे, वो कहीं ना कहीं बैठा। सबसे बड़ा फैक्टर हुआ कि जिस तरीके से एमआईएम ने सीमांचल में सेंध लगाई मुस्लिम वोट, ये सब जब आप जोड़ देंगे, ये वो जगहें थी जहां एमजीबी इंप्रूव कर सकती। इनफैक्ट हमको तो ये उम्मीद थी ना कि एमआईएम का वोट शेयर डाउन जाएगा, वो उनका डाउन होगा, बढ़ गया। हाँ। बीएसपी का भी लग रहा था डाउन जाएगा, वो बढ़ गया। तो इसका मतलब वो जो वोट बैंक को टारगेट कर सकते थे, उन्होंने वो भी ठीक से नहीं किए। ये तो भूल ही जाइए कि वो जो एनडीए को बढ़त मिली, नया वोट देंगे। वो अंततः हुआ ये कि दो बड़े जो फॉर्मेशंस हैं वो मिलाकर आपस में तकरीबन 84% वोट ले आए, और चुनाव
बहुत बाइपोलर हो गया। मतलब अगर हम इसका तुलना करें, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, क्योंकि मैंने ये आंकड़ा निकाला है अभी कुछ दिन पहले, कि अगर हम देखें कि टॉप जो 2 फॉर्मेशंस हैं बिहार में, वो कितना वोट शेयर ला रहे हैं। तो हम बिहार में देखते हैं 14 और 19, जो 15 का चुनाव था उसमें 76% था महागठबंधन और एनडीए का वोट शेयर मिला। 20 में ये 74.5 हो गया, क्योंकि चिराग पासवान बाहर निकल गए। 25 के चुनाव में विजय जी ये आंकड़ा तकरीबन 85% हो गया। मतलब चुनाव इतना बाइपोलर हो गया कि अगर वोट तुम्हारा नहीं तो मेरा, और मेरा नहीं तो तुम्हारा। अच्छा, उसमें लेकिन नुकसान ये हो गया कि हालांकि चुनाव तो बाइपोलर हो गया, लेकिन जिन वोट बैंक्स में महागठबंधन को उम्मीद थी कि वहां बाइपोलरिटी बढ़ेगी, वहां ट्राइपोलर हो गए, वहां नहीं हुआ। ओवैसी साहब देखिए, आप बीएसपी देखिए, जो लग रहा था प्रशांत किशोर एनडीए को डेंट करेंगे, उन्होंने किया, बिल्कुल किया, लेकिन उतना उस हद तक नहीं किया जितना उनके कैंडिडेट्स ने एमजीबी को भी डेंट किया, उन्होंने एनडीए को भी डेंट किया। लेकिन जो एडिशनल फैक्टर था एमआईएम और बीएसपी का, वो उल्टा पड़ गया महागठबंधन को। तो एक बहुत ही स्थिति ऐसी बनी कि सारे फैक्टर्स महागठबंधन के खिलाफ चले। उसमें एनडीए की भी शाबाशी है और उसमें महागठबंधन की अपनी विफलता भी है, इसमें दोनों है। और एक स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है वोट शेयर्स का, जिसमें शायद आरजेडी अभी तक ये कन्विंस नहीं कर पाई है ईबीसी और दलितों को कि देखिए हम सत्ता में आएंगे तो चिंता मत करिए, जो अखिलेश ने किया, जो अखिलेश ने किया लोकसभा में तो किया है, और विधानसभा में भी काफी हद तक किया, अच्छा सा अलायंस बना के। अब 27 में क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन वो आउटरीच जो करनी थी आपको, जो कांग्रेस हरियाणा में नहीं कर पाई। कांग्रेस जो हरियाणा में हारी, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोग जाट राज को नहीं चाहते थे, जो नॉन जाट लोग थे, और दलित वोट उनसे खिसक गया लोकसभा के बनिस्पत। तो वहां भी यही हुआ कि एनडीए का वोटर आ गया सामने कि भाई मेरे को वो राज नहीं चाहिए, और इनका अपना वोट बेस खिसक गया। इधर भी यही हुआ। इसको यदि मोटे तौर से समझाइए मुझे कि क्या, जो मैं एक मजाक में बात कर रहा हूँ कि भाई ये इलेक्शन जो है, डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा तो कह रहा है कि बाइपोलर हो गया 2 गठबंधन के बीच में, एनडीए और महागठबंधन। मैं कह रहा हूँ एक तरफ एनडीए है जो महागठबंधन है, और जो महागठबंधन है वो गठबंधन ही नहीं रहा। क्या आप ऐसे समझते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल सही है कि अगर आप देखें कि गठबंधन में केमिस्ट्री किसकी रही, मतलब गठबंधन में देखिए केमिस्ट्री, मुझे लगता है महागठबंधन में भी रही, वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो उसको प्लस नहीं कर पाए। और जो उन्होंने ओवैसी साहब को वोट खोया, वो किस हिसाब से खोया वो मैं समझ नहीं पाया। मैं सीमांचल का दौरा नहीं करके आया, लेकिन जो मुझे लोग बता रहे थे कि वहां पे कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं थे लोग कांग्रेस की तरफ से। और आप देखिए कि एलजेपी सीटें जीत रही है, वहां जेडीयू जीत रही है। देखिए दो आप जो कह रहे थे कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी हो सकती है जिसके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वो मुश्किल होगा, लेकिन वो तो एलजेपी से भी हार गए हैं, वो तो कुशवाहा से भी हार गए हैं, सबसे हार गए। वो बेसिकली जो ये महाराष्ट्र का रिपीट हुआ है सर, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अलायंस पार्टनर ने अंडर परफॉर्म किया है एनडीए में। हाँ, सभी ने ओवर परफॉर्म किया है और सभी ने यहाँ अंडर परफॉर्म किया है, मतलब महागठबंधन में। तो ये महाराष्ट्र का रिपीट है। नहीं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि एनडीए में जो सबसे मुश्किल काम था वो था चिराग पासवान और नीतीश कुमार का सिनर्जी होना। बिल्कुल, है ना? वो सिनर्जी हो गई, नतीजों में दिख रहा है कि चिराग पासवान ने भी जेडीयू को फायदा कर दिया, जेडीयू ने भी चिराग पासवान को फायदा कर दिया। महागठबंधन में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, मतलब वो कोई जख्म नहीं थे, कांग्रेस और ये नेचुरल एक तरह से अलायंस था, मुकेश सैनी से भी कोई उनको दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जख्म जो हरे थे वो तो भर गए, और जहां जख्म नहीं थे वहां भी। हाँ, इसमें ना मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि जब हम फील्ड से आए थे पूरा को दौरा करके, मतलब ये 3-4 इलाकों का, ऐसा लग रहा था कि मिथिलांचल साइड तो कोई फाइट नहीं है, लेकिन लग रहा था कि चंपारण और मगध भोजपुर में फाइट है, और वो फाइट किस आधार पे है? पुरुष युवा के आधार। ठीक है, तो जो भी कॉन्टेस्ट था ना, अगर महागठबंधन, मैंने शायद आपके शो पे या किसी और शो पे, कई शो पे कहा था, आपके में भी कहा होगा कि अगर महागठबंधन जीतेगी तो कम मार्जिन से जीतेगी, अगर एनडीए जीतेगी तो बड़ा जीतेगी। अब उसमें महागठबंधन की एक ही उम्मीद थी, पुरुष वोटर।
वो पुरुष वोटर जो नीतीश कुमार के लाभार्थी वर्ग से दूर जाकर अपनी जाति पर, अपने युवा होने पर, अपनी नौकरी पर सोच रहा है। तो मगध भोजपुर में हमने देखा कि युवा अपनी जाति के बियॉन्ड जाकर नौकरी पर सोच रहा है। देखिए 38% वोट, आपको आज लगेगा ना कि सिर्फ 35 सीटें तो आई है, 38% वोट कोई मजाक नहीं है ना महागठबंधन का भी। नहीं, वो तो हम कह ही रहे हैं कि 38% वोट है, मजबूत वोट। हाँ, वो वोट है ना, तो वो बना इन्हीं कंपोनेंट से बना। चाहे उनका एम वाई कॉम्बिनेशन है, उस पर युवा जोड़ दीजिए, उस पर थोड़ा सा मल्ला जोड़ दीजिए, तो ये दिख रहा था। आपका सवाल मैंने शुरुआत जवाब की क्यों की कि जब मैं सिमरी बख्तियारपुर भी गया, जो जहां पे एलजेपी लड़ रही थी, तो मैंने ये देखा कि महिलाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है वोट ट्रांसफर। मैंने अभी एक rediff.com को इंटरव्यू दिया, तो वहां पे एक लाइन ऐसे इंस्पिरेशन में कभी अच्छी लाइन निकल जाती है, तो मैंने उसमें ये कहा, महिलाओं को सभी सिंबल में एनडीए के नीतीश कुमार दिख रहे थे। हेलीकॉप्टर हो, कमल का फूल हो, तीर धनुष हो, अब नीतीश कुमार, कढ़ाई हो, उनको सिलेंडर हो, ये पांचों अलायंस पार्टनर थे, उनको सब में नीतीश कुमार दिख रहे थे। बस ये वैसा हो गया जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को भी वोट डालो मुझे ही मिलेगा, वो मेरे को जा रहा है, तो ठीक मोदी है। का वोट होता है। जो भी पशुपेश था वो पुरुषों में था, और पुरुषों में मैं ऐसे कुर्मी व्यक्ति से मिला जिसने मुझे सिमरी बख्तियारपुर में कहा, जीवन में पहली बार हम लालू जी को वोट दे आए हैं लालटेन में, क्योंकि हमको तेजस्वी चिराग को वोट नहीं देना। अब सवाल ये था उस वर्ग की संख्या कितनी थी जो कुर्मी हो, जो पुरुष हो, और जो टूटने के लिए तैयार। तो रिजल्ट हमें ये बताते हैं वो संख्या ज्यादा नहीं थी, वो टूटन हुई होगी, लेकिन वो मोर देन कॉम्पनसेट हो गई। जो महिला वोटर आया इधर, जो बीजेपी के नाम पर आया, जो पीएम के नाम पर आया, तो वो ऐसा नहीं है वो नहीं हुआ, वो हुआ, लेकिन वो आउट गया बाकी पॉजिटिव्स के उसको बराबर बैलेंस नहीं कर पाया, मोर देन बैलेंस हो गया। मतलब वो नेगेटिव जो था ना, वो मोर देन बैलेंस होकर प्लस में चला। लेकिन क्या है कि फिर से मतलब जो हुआ वो तो हुआ। अब इसको फिर से समझते हैं कि नीतीश कुमार 20 साल के चीफ मिनिस्टर, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो हेल्थ इशू है जो बीजेपी ने उठाया मोटे तौर पर, और लोगों ने भी उठाया, तेजस्वी ने उठाया। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो हेल्थ इशू पर सवालों के घेरे में है, और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी पार्टी है बीजेपी, जिसके पास कोई चीफ मिनिस्ट्रियल फेस नहीं है उनके ढूंढने पर भी। तीसरी पार्टी चिराग पासवान, जो पता नहीं बिहारी फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है, कब फर्स्ट बिहारी होते हैं, कब दिल्ली पहुंच जाते हैं, किसी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं है। चौथे दो पार्टनर कुशवाहा जी और क्या नाम है उनका, मांझी, उनका कभी भरोसा नहीं उनकी नाव कब कहां जाएगी। इनमें से एक भी फैक्टर कंफर्म वाला नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसके बाद भी उस गठबंधन को लीड मिलती है। तेजस्वी महागठबंधन में तेजस्वी राहुल गांधी है, दोनों के में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जो भी वोट है, एमवाई वोट है, दलित वोट है, जो भी वोट है, और उनकी लीडरशिप में, उनके कोalition में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुकेश सैनी का अपना है। तो इतने सब के बाद भी ये होता है तो कुछ तो मतलब समझना पड़ेगा ना इसको। तो विजय सर, इसमें मुझे लगता है आपके शोबे भी आए हैं, अभिषेक कुमार जर्नलिस्ट हैं, तो कल कभी मैं उनसे बात करता हूं, तो उनका एक अच्छा मुझे लगा स्टेटमेंट, सोशल कोalition एनडीए का स्ट्रांग था और पॉलिटिकल कोalition महागठबंधन का स्ट्रांग। हालांकि महागठबंधन की कोalition में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन ज्यादा सीमलेस लगा। एनडीए में हमको खटपट दिखी, फेस डिक्लेयर नहीं हुआ, कुशवाहा जी कहते हैं ऑल इज नॉट वेल, चिराग पासवान की सीटें लेकर वापस कर दी गई, ये सब हुआ, लेकिन वो ऊपरी स्तर का रहा। चुनाव जो था निचले स्तर पर, जैसा कि मैंने कहा, अगर हर महिला को सिंबल में नीतीश जी दिख रहे हैं तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है आज की तारीख में कि मांझी जी कल रहेंगे नहीं रहेंगे नीतीश जी के साथ। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि चिराग पासवान ने पिछली बार क्या किया था। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि सम्राट चौधरी कल को शायद सबसे बड़े दिक्कत बन सकते हैं नीतीश कुमार जी के लिए कैबिनेट में। आज की तारीख में उन्हें इस बात का फर्क नहीं। मतलब आप कह रहे हो 100% ये इलेक्शन नीतीश कुमार का इलेक्शन है। मुझे लगता है नीतीश कुमार, मैंने कहा भी एक और इंटरव्यू में कि अमिताभ बच्चन है वो बिहार के, कि उनकी आज अमिताभ बच्चन अगर एक अच्छी फिल्म देते हैं, आपको देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार, आप अमिताभ बच्चन को उस फिल्म के लिए पसंद कर रहे हैं, आप अमिताभ बच्चन को उनकी लेगेसी के लिए पसंद करते हैं, लेकिन वो फिल्म बस एक और कारण बन जाता है उनको और पसंद करने का।
तो यही मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी की लेगेसी इतनी स्ट्रांग है महिला ईबीसी दलितों में, खासकर मुसहर जाति में तो मैंने कमाल का मतलब यूनानिमिटी देखी जमीन पर, इतनी उनकी फॉलोइंग है। मतलब देखिए, अब लोग कहेंगे हमने देखा वो बहुत लोग नाराज हैं, भाई पॉपुलैरिटी का मतलब ये थोड़ी कि 80% पॉपुलैरिटी, पर पॉपुलैरिटी का मतलब आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 46 लोग तो मिल जाएंगे आपको, 46 से ज्यादा ही मिलेंगे, पर वोट कहता है कि 46 ऐसे लोग हैं, और उतना काफी है लैंडस्लाइड जीतने के लिए। तो ये है, और ये हमें जमीन पे दिखा। और मैं, जो लोग कहते हैं कि 10,000 रुपए की वजह से ये चुनाव जीता गया, 10,000 रुपए बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन क्या वो सिर्फ एक कारण था? नहीं। 10,000 रुपए वो तेल था जिसने एक मशीन को ऊर्जा दी, जो मशीन 20 गियर साल अप कर पहले, दिया, गियर अप जी कर दिया। वो मशीन की, लेकिन जो बनावट थी वो 20 साल पहले शुरू हुई थी, जो महिला वोटर की बनावट थी। अब उसमें आप देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी हैं वो लाइन में खड़ी होकर ये बोल रही थी पैसा, ये सब मैं नहीं मानता सही है, ये गलत, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख जो होता है इस चुनाव में वो है इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से जवाब नहीं दे रहे सवालों के, जिस तरीके से वो पारदर्शी तरीके से बात नहीं कर रहे विपक्ष से, जिस तरीके से, देखिए विपक्ष पर्सनल अटैक कर रहा है, वो भी बात सही है, वो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है, लेकिन ये स्थिति यहां तक आनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब जो जमीन पर गड़बड़ियां थी ये अपनी तरफ, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो वेव है, पूरा जो लैंडस्लाइड है वो सिर्फ उसकी वजह से नहीं, उसका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा फंडामेंटली सोशल कोएलिशन बहुत स्ट्रांग था एनडीए का। महागठबंधन अपने पोटेंशियल पे शायद रिकवर, वो गैप क्लोज नहीं कर पाया, फिर एनडीए ने कुछ ऐसे दाव चल दिए जिससे उनका वोट और बढ़ गया, वो अन्य के खाते से, वो महिलाओं के जरिए वो, या नीतीश कुमार जी के चेहरे के जरिए। अच्छा, आपने याद दिलाया तो मुझे याद ही नहीं था कि चुनाव आयोग भी इसमें, इलेक्शन कमीशन भी रहा इस इलेक्शन में। नहीं सर, ये मैं आपके मैं सुनता हूँ कमेंट्स अलग अलग चैनल्स पे, और मैं बहुत सराहना करता हूँ कि जिस बेबाकी से आप बात करते हैं इन मुद्दों पर। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा, अगर आज की तारीख में मैं अगर निराश हूँ किसी एक तबके से, तो वो हमें संस्थान, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा मैं, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, कंपटीशन कमीशन, एनजीटी, सेबी, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है सरकार को चेक में रखना, वो मुझे लगता नहीं अपना काम ठीक से कर। और आप, चाहे आप सेंटर के राइट में हो, लेफ्ट में हो, कोई भी मुझसे डिबेट इस पे करना चाहे, मैं करने को तैयार हूं, मैं इस पर बिल्कुल साफ खड़ा हूं। मुझे राजनीतिक पार्टियों से बेहतर उम्मीद नहीं है, लेकिन संस्थानों से बेहतर उम्मीद है। आपको टाइम मिलता है आजकल यूनिवर्सिटी से कुछ काम काज से? क्यों नहीं मिलता? नहीं, मैंने कहा कि वो आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी 272 बुद्धिजीवियों की? मैंने देखी सर, और जब मैंने वो चिट्ठी का बारे में सुना, तो मेरा पहला ध्यान गया कि इस चिट्ठी के जो सिग्नेचर की बनावट क्या है, और जब मैंने कुछ नाम देखे तो मुझे समझ में आ गया कि ये कौन सा तबका है। और मुझे दुख हुआ ये देखकर कि वो बोला जा रहा है कि सवाल जवाब करने से डेमोक्रेसी कमजोर होती है, और मैंने शायद कमजोर आपके भी एक शो पर सुना, आपने कहा कि ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि जितने सवाल पूछिए और जवाब मिलने चाहिए। और मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, वो 272 लोग में से कई लोग बहुत डिस्टिंग्विश्ड हैं, कई लोगों का बहुत ठीक नाम है, है, तो उसमें मैं कुछ जो नहीं है, चाह रहा। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं उस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। ठीक है, एक सवाल जो अभी चर्चा में हो, बिहार में अक्सर हम लोग चुनाव से पहले ये बात करते रहे कि भाई बीजेपी के लिए ये मुश्किल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, कास्ट पॉलिटिक्स होती है। अब इसको इतना स्वीप कर जाएंगे तो फिर क्या, कौन सी चीज समझाएंगे आप मुझे? नहीं, तो बात तो सही है, अगर आप सीटों में जाएं, देखिए सीमांचल में नहीं गया, लेकिन जो नॉन सीमांचल कुछ सीटों में आपको मिलता है डेमोग्राफी, जहाँ थोड़ी सी बैलेंस ऐसा है कि आप अदरिंग कर सकते हैं कि देखिए वो मुस्लिम है, हम हिंदू। वरना मोटा मोटी क्या होता है कि बनावटी सीट की ऐसी होती है कि हिंदू मुस्लिम से ज्यादा वहां कास्ट आइडेंटिटी चलती है। अब उसके रूट्स उनकी डेमोग्राफी में है, उसके रूट्स जेपी आंदोलन में है, उसके रूट सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में है, उसके रूट्स नीतीश जी, लालू जी की 90 की पॉलिटिक्स में है, रामविलास पासवान जी की पॉलिटिक्स में है। कई कारण है, लेकिन एक बात आपको जरूर दिखेगी कि ओवरटली कम्युनल नैरेटिव आपको वहां नहीं मिलेगा।
नहीं, लेकिन उसके बाद मैं बीजेपी ने बैरियर तोड़ दिया ना। माइनस सीमांचल में कर, माइनस मेरा सीमांचल। सवाल दूसरा है, मेरा सवाल है कि जिसके लिए आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को गाली देते हैं या ताकत समझते हैं, वो था नहीं, उसके बाद भी उन्होंने उस बैरियर को तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात है। मैं देखिए विजय जी, आप राजस्थान से आए, राजस्थान में भी तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। वो अब करने की कोशिश की गई 2023 के चुनाव में, जब वो तिजारा से, मुझे लगता है जो कैंडिडेट हैं जी उनके जरिए, इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग, तिजारा ही है मेरे ख्याल से वो जो सीट है वो, बिल्कुल जहां से, ठीक बात है। हाँ है ना। लेकिन बीजेपी तो वहां भी अच्छा करती है। तो मेरा ये मानना है कि इट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन टू से दैट बीजेपी ओनली फोकस ऑन रिलीजन। वो उसकी ठीक उसकी है। ब्रांडिंग है वैसी, लेकिन बीजेपी कई मल्टीपल फ्रंट्स पे फायर करती है, और कांग्रेस यही मार खा जाती है। कांग्रेस चलती है मोनोरेल की तरह, एक ट्रैक, एक डायरेक्शन। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी अपने आप को 5-6 तरीके से तैयार रखती है कि 6-7 नैरेटिव चला दो, कोई तो चिपक जाए। कोई तो चिपक जाए, और वो और जो रेलवे उसमें कंसिस्टेंसी रहती है। मेरे एक मित्र हैं नीदरलैंड्स में, वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने शोध किया। उन्होंने जब यूपी के चुनाव में शोध किया, 2022 का चुनाव होगा या 24 का, मुझे याद नहीं, तो उन्होंने पाया कि अगर वो सारी स्पीचेस देख रहे थे, मोदी जी, बीजेपी का नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 नीचे पंचायत वर्कर, उन्होंने पाया कि 8-10 चीजों पर सबके भाषण केंद्रित होते हैं और सबके कंसिस्टेंट। और जब उन्होंने कांग्रेस की कोडिंग की भाषणों की, टॉप से बॉटम, तो कह रहे 25-30 से ऊपर चला गया। मतलब इतना बिखरा हुआ नैरेटिव है, बिखरा हुआ है, नैरेटिव वो बनेगा नहीं ना इतना उससे तो। बिखरा हुआ नैरेटिव है। और बीजेपी का क्या रहता है, डाइवर्स है लेकिन पॉइंटेड। इस तो इलेक्शन मैं से नहीं मानता कि केवल धार्मिक पोलराइजेशन पे चुनाव जीता जाता है। जी, इनफैक्ट कई जगह ऐसी होती है विजय जी, जहां बीजेपी अगर ओवर धार्मिक पोलराइजेशन कर दे तो बैकफायर कर सकती बैकफायर नहीं, मैं कह रहा हूँ अब जैसे आपने शुरू में कहा और हम लोग इसको समझ रहे हैं, बाइपोलर इलेक्शन है ये। तो बाइपोलर इलेक्शन एक तो किसको फायदा पहुंचाएगा, और क्या देश में आगे आने वाले इलेक्शंस में, या ये मतलब इलेक्शंस को छोड़ दे, पॉलिटिक्स जो है वो बाइपोलर पॉलिटिक्स हो रही है। हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको उदाहरण में भी बिहार का दिया, मैं इसमें आपको कर्नाटक भी जोड़ दूं, वहां जेडीएस तकरीबन राज्य के चुनाव में 5% डाउन हो गई, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया, कुछ हद तक बीजेपी को भी मिला। हरियाणा में जेजेपी पूरी लुप्त हो गई इस बार, उसका मोटा मोटा फायदा कांग्रेस को हो गया। बाइपोलर, जी। अगर आप देखें बिहार, यूपी में बीएसपी एकदम डाउन हो गई, तो उसमें कुछ फायदा बीजेपी को हुआ और कुछ फायदा कांग्रेस को लोकसभा में हो गया। आप देखिए कि ओडिशा की राजनीति जो थी, पहले बीच में क्या हुआ था, पहले होता था वो बीजेडी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, फिर धीरे कांग्रेस, धीरे कांग्रेस बाहर हो गई, अब कांग्रेस पूरी बाहर हो गई है, बीजेडी वर्सेस बीजेपी। और अब मेरे को कोई शक नहीं है कि जब बीजेडी, जब नवीन बाबू नहीं रहेंगे, तो जब वो बीजेडी की रिटायर हो वजह जाएंगे, तो बीजेडी के बाद कौन वो दूसरा ध्रुव कौन। बनेगा। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कांग्रेस को जगह ले ले। हालांकि कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने से बड़ा डर लगता है, क्योंकि खैर, असम में आप देखिए एआईयूडीएफ का इस समय अस्तित्व क्या रहेगा हम नहीं जानते। बिहार में देखिए प्रशांत किशोर जी आए और उन्होंने अच्छे मुद्दे भी उठाए, कैंपेन भी चलाया, लेकिन आखिर के 10-15 दिन में वो थे भी नहीं और उनका वोट शेयर भी नहीं आया। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बहुत अच्छे उदाहरण है। दोनों ही राज्यों में विजय जी 2023 में क्या होता है, कांग्रेस हार जाती है। अब लोग बोलेंगे कांग्रेस हार गई, कांग्रेस का वोट शेयर बिल्कुल उतना ही था, तकरीबन उतना जितना उतना ही 2018 में है, था जब वो जीती थी। जी। हुआ ये कि बीजेपी ने वो अन्य के खाते में सेंधमारी कर दी। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों 40-40% की पार्टियां थी। 23 में आके क्या होता है, कांग्रेस 40 पे रह जाती है, बीजेपी 48 पहुंच जाती है। तो किसका नुकसान हुआ, वो तीसरी शक्ति का। यहाँ भी छत्तीसगढ़ बिहार में में भी वही किया है ना उन्होंने। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में आप देखिए 18 में बीजेपी 33% पे रहती है, कांग्रेस मेरे ख्याल 42। 23 में कांग्रेस मार्जिनली कम है। 0.2 या 0.5% वोट लूज करती है, बीजेपी 33 से बढ़कर 40 में चली जाती है। तो अन्य का जो जोगी कांग्रेस, बीएसपी, ऐसी पार्टियों का वो वोट खा के बढ़ जाती है। तो चुनाव बायपोलर हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोग मौका देने को तैयार हैं उन्हीं कंटेंटर्स को जो पावर में लगते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन, गुजरात। और वो एक्सेप्शन ये है कि जहां पे लग रहा है कि अब चर्निंग का समय आ गया, कि अब जो एस्टैब्लिश्ड पार्टी है उसमें से कम एक कोई कमजोर पड़ रही है, बात बन नहीं रही,
जो हमने देखा 2013 में दिल्ली में शीला जी के बाद जब वो वोट केजरीवाल जी को खिसका, वैसा ही गुजरात में 2017 के बाद, 17 में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 22 में वो वोट खिसका। ये खिसक रहा है और तो भी वो बाइपोलर की तरफ ही हो रहा है ना। वो ट्राइपोलर ज्यादा हो रहा है बाइपोलर अभी है के क्योंकि लिए, वो अभी के गुजरात, लिए। भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो वो एकदम खत्म नहीं होगी, लेकिन वो उधर बढ़ एग्जैक्टली रहा है। हाँ। तो सर बात यही है कि वो बाइपोलर से ट्राइपोलर होगा और फिर बाइपोलर हो जाएगा। बाइपोलर पर ही आएगा ना लेकिन वो फाइनली, आएगा एक स्टेप आएगा तो अभी लेकिन बाइपोलर रहेगा ही। बीच में एक स्टेप ऐसा आएगा जहां ट्राइपोलैरिटी आपको दिखेगी, जो गुजरात में आपने देखी। 2013 का इलेक्शन दिल्ली का देखेंगे तो वही गुजरात का इलेक्शन है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाइपोलैरिटी एक सत्य है, और जैसे कि मैंने कहा बीच में जब चर्निंग आएगी तो आपको तब लगेगा कि हाँ वो एक पार्टी कुछ वोट ले रही है, लेकिन अगले राउंड में अगर वो पार्टी रिकवर नहीं करती इस्टेब्लिश, तो वो सारा वोट फिर नई पार्टी को चलता इसको मैं ऐसे समझूं कि कार्तिकेय बत्रा और जेपी नड्डा दोनों एक तरह से देख रहे हैं। नड्डा साहब ने कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 6-8 महीने है। हम पहले दोनों कहा का था, दिसंबर का जन्मदिन है, बाय द वे, ये भी बता दूं मैं बधाई हो आपको, आपको। कि छोटी पार्टियों को खत्म करना है और अब मतलब छोटी पार्टियों की जगह नहीं है, वहीं तो पहुंच रहे हैं। नहीं जब देखिए, आप जगह नहीं है ये मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर ने मुद्दे बहुत सही उठाए, लेकिन वो कैंपेन फिजल आउट हो गया। नहीं, बसपा बाइपोलर जब हो जाएगा इलेक्शन तो फिर फिजल आउट होता है ना, क्योंकि बाइपोलर का मतलब क्या है? बाइपोलर का मतलब है कि भाई हमें वोट खराब नहीं करना किसी और के लिए, इशू वो भले ही ठीक। लोगों की मानसिकता है विजय जी। मैं एज एन एकेडमिशियन मैं ये नहीं कह सकता कि बाइपोलर ज्यादा अच्छा है मल्टीपोलर से, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि लोग इसको ऐसे परसीव कर रहे हैं, आर या पार की लड़ाई देख रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे यार मैं आइडियोलॉजिकली बीएसपी से कमिटेड हूं, मैं उसको वोट दूंगा। ऐसे आपको वोटर मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा आइडियोलॉजिकल झुकाव जेएसपी की तरफ है, जनसुराज, मैं उसी को दूंगा चाहे जीते कोई। ऐसे बहुत कम लोग अब आपको मिलेंगे। नहीं, जैसे कि मैं बंगाल में आपको लेफ्ट के वोटर बहुत कम मिलेंगे। जो लेफ्ट का वोटर था वही बीजेपी का वोटर बनता वोटर नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा खराब पे मैं नहीं जा रहा। जी। अच्छा खराब हम क्या डिसाइड करेंगे, अच्छा खराब क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब छोटी जो पार्टियां हैं, मतलब इररिलेवेंट जो हो रही हैं, एक तरह से छोटी पार्टियां मत कहिए, इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि उस इलेक्शन की फाइट में जो इररिलेवेंट हो रही हैं, उनका वोट जिसको जीतना है या जो जिसका बड़ा इशू हो सकता है उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। हो रहा तो है, उसका और या मतलब ये है ना उनको कि या उनका फ्यूचर नहीं बचा। इसीलिए वो गठबंधनों में जुड़ रही हैं। हाँ, इसीलिए और वो उपेंद्र शेल्टर में कुशवाहा आ का जाएंगे तो बेहतर है, शेल्टर में आ हाँ जाएंगे तो बेहतर है, करेक्ट, वो अम्ब्रेला में आ रहे हैं। बिल्कुल सही, अम्ब्रेला में आ जाएं तो बिल्कुल वो सही, बेहतर है। ये बड़ी बिल्कुल बात सही। है ना उसकी, कि अम्ब्रेला में आ जाएंगे तो ठीक है, बरगद के नीचे थोड़ा सा चल जाएगा, बहुत बढ़ेंगे नहीं तो भी। जो बिल्कुल। कुशवाहा जी के साथ हुआ, जो जीतन राम मांझी के साथ हुआ, वो और भी वही है ऐसा ना। नहीं है कि देखिए बाइपोलर हो रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं। देखिए मैं उस दिन एनालिसिस कर रहा था, कई ऐसे तबके हैं जो ठीक ठाक वेटेज देते हैं इस बात में उनका कैंडिडेट कौन। मान लीजिए कि किसी सीट पर कोई अच्छा कैंडिडेट दे दिया किसी तीसरी पार्टी ने, तो वो पार्टी वहां पर अच्छा कर सकती है। तो आप बोलेंगे वो टेंट में उनको क्यों लेकर आए बड़ी पार्टी भी। तो बड़ी पार्टी का इंसेंटिव लाने का ये होता है कि चुनाव बाइपोलर रहेगा, लेकिन इस पार्टी का इतना मादा है कि चाहे चुनाव जीते नहीं, ये मुझे हरा सकती है। इसको एक चीज और समझना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक जो हमारी हिंदुस्तानी वोटर की जो टेंडेंसी है, हो सकता है दुनिया भर में भी हो, आप तो दुनिया भर में घूमते रहे हो, पढ़ते रहे हो, हम गए नहीं। तो इंडियन वोटर की खासतौर से ये टेंडेंसी है कि हमारा वोट खराब नहीं होना चाहिए। वो समझता है कि उसका वोट ऐसी जगह जाए जिसका कोई मायने हो। तो ये भी जो छोटी पार्टियां हैं या नई पार्टियां हैं, जब तक कि वो बहुत ऐसी नहीं लगे कि ताकतवर होंगी, तब तक वो उसको वोट देना नहीं चाहता, भले ही उसके साथ सहमत हो, भले ही अच्छा लगता हो प्रशांत किशोर जी, भले ही आईएएस ऑफिसर, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कैंडिडेट हो। लेकिन विजय जी इसमें ये देखिए कि ऐसे कितने भारत में विरला है कि इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं वोटर्स को। हम यूएस को डेमोक्रेसी मानते हैं सबसे बड़ी, लेकिन वहां ऑप्शन ही नहीं है दो पार्टियों के बियॉन्ड। तो नहीं, उस लेकिन हिसाब यहाँ से तो ऑप्शंस के बाद भी आप जा तो वहीं रहे हो। करेक्ट, मेरा कहने का मतलब है यहाँ वोटर को वो ऑप्शन है अभी भी, और उसके बाद वोटर कह रहा है कि नहीं मुझे ये दो में ही रखना। ये वोटर का हाँ, अपनी समझदारी है। तो हाँ, भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो अपने वोटर को ये ऑप्शन देता है कि भाई आपको दो पार्टियों तक सीमित नहीं रहना, आपके पास 15-20 पार्टियों का ऑप्शन, तो आप जिसको ज्यादा देना है दीजिए। अब ये वोटर की समझदारी है कि वोटर उसको कितना बायपोलर बनाना चाहता है। हमने देखा है हरियाणा में कांग्रेस की हार का एक कारण ये बना
कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की कई सीटों पर वोटर ने इस बात को नहीं माना सही कि मुझे बाइपोलर रखना है, तो जिस सीट पर इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेट उतरे बीजेपी से समर्थित, काफी जाट वोट वहां पड़े, जबकि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ही जाट लीडरशिप थी पूरा जाट साथ। लीडरशिप। तो ये वोटर की समझदारी है, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है वो उनको ये विकल्प देता है कि आपको हम 2 तक नहीं बांधेंगे, 2 या 3 विकल्प तक, आपको जिसको देना है आप दीजिए, आप चाहे खुद खड़े हो जाइए। जी, 2 सवाल मेरे हैं। एक तो सवाल गठबंधनों की राजनीति पे मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो चल दी आप आए हैं, उससे पहले बिहार से गंगा चल दी है, तो वो पश्चिम बंगाल पहुंच रही है बीजेपी की गंगा? देखिए, अब ये कहना तो मुश्किल है, अगर अभी बता दूंगा तो फिर अगले 3 महीने हम क्या करेंगे। नहीं, चल दी हो, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। मैंने सुना कि मोदी जी गए हैं पीछे कुछ दिन पहले, अभी बंगाल पहुंचे हैं कुछ शो करने, मुझे नहीं पता, बट देखिए ये बात तो है विजय जी की चाहे पॉलिसी पर जितना भी ध्यान हो, चाहे उत्तर भारत पूरा प्रदूषण की चपेट में हो, चाहे हमारे जो शहर हैं उसमें सफाई, सड़क, इनका कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन बीजेपी का इलेक्शन मोड तो ऑन रहता है। अब इसको आप पॉजिटिव में देखें या नेगेटिव पे डिपेंड करता है कि आप नहीं, कहां खड़े पॉजिटिव नेगेटिव पे हम जाते ही नहीं, मैं तो कम से कम पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं हैं। जाता, हम केवल ऑब्जर्वर के तौर पर देखते हैं, है ना? जजमेंट आप दर्शक करें, हम तो बस फैक्ट्स बताएं। हाँ, नहीं, लेकिन तो मैं ये इसको बात सही दूसरे तरीके, जी, नहीं, दूसरे तरीके से मैं कह रहा हूँ कि नदी गंगा हो, यमुना हो, ऊपर से उतर रही हो, बांध बना देते हैं तो फिर मुश्किल होती है नदी के लिए भी। अब बांध कितना मजबूत बना हुआ है ये तो एक काम और है बिल्कुल ना। सही कहा आपने। और बात भी क्या है, ममता बंदोपाध्याय। मतलब देखिए बांध तो फाइटर पानी है, को रोक देता है ना, नदी के पानी को फाइटर रोक है, सकता है। फाइट आपका आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे जहां हम पहुंचे हैं। ममता बनर्जी, जिनको हम ममता बंदोपाध्याय भी कह सकते हैं, तो बहुत फाइटर फाइटर लीडर है। मुझे नहीं लगता कि उनको बिहार जितना आसान चुनौती मिलेगी, आसान रिलेटिव टर्म्स में मैं कह रहा हूं बीजेपी को। ठीक है। और वहां पे सरकार भी ममता बनर्जी की है। जो महिला वोटर यहाँ नीतीश जी की तरफ मुतमईन है, वही महिला वोटर वहां ममता जी की तरफ मुतमईन है। और नहीं, मुझे लेकिन अब लगता आप है इस कि बात पर तो नाराज नहीं होंगे क्योंकि आपने चुनाव आयोग को लेकर इतनी बातें की है कि अब ममता जी ने यदि कोई ऐसी स्कीम लेकर आए कैश ट्रांसफर की और चुनाव आयोग ने रोक दी तो आप उसे एमसीसी का फॉलो मानेंगे कि विजय जी, पॉलिटिकल मैंने मानेंगे? हर शो पे आपके भी और रही कही, मैंने बिहार के साथ एक सांस में झारखंड का भी नाम लिया कि पैसा बिहार में भी बटा और झारखंड में भी बटा चुनाव के दौरान, और एक्सक्यूज यही दिया गया, पॉलिसी बन चुकी थी, हम तो बस फॉलो अप कर। तो मैं ये इलेक्शन पूछ रहा हूँ कमीशन आपसे अगर कि यदि गलत इलेक्शन अगर कमीशन ने गलत रोक दी कोई पॉलिसी तो आप सपोर्ट करेंगे ना इलेक्शन कमीशन को? नहीं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिर ये भी जस्टिफाई करें कि जो बिहार झारखंड में हुआ वो क्या था, और अगर ये पॉलिसी रुक जाती है बंगाल में तो क्या वो चुनाव वैध रहेंगे या नहीं, जी। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर इलेक्शन कमीशन अब चल चुका है वहां से वापस आने का मतलब ये है कि आपको सब स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा फिर से, कि झारखंड में मैया सम्मान योजना का पैसा चुनाव के दौरान क्यों मिल रहा था, और बिहार में 10,000 रुपए, जो 10,000 ही स्कीम है, उसका पैसा चुनाव के दौरान क्यों मिल रहा था। क्योंकि एक्सक्यूज ये दिया गया कि स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा था। अगर इसका कोई लीगल चैलेंज है और उसके आधार पर ममता जी को इसमें रोका जाता है, तो फिर ये चैलेंज अगर वो लीगली सही है तो रोका जाना चाहिए, लेकिन फिर ये भी पढ़ाई होनी चाहिए कि बिहार और झारखंड के चुनाव कितने सही थे। नहीं, आप इसको मुझे करेक्ट करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का बना हुआ, उसका पैराग्राफ नंबर है 4। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसमें भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। ऑनगोइंग है, नई स्कीम तो छोड़ दीजिए, ऑनगोइंग स्कीम भी आप भी एक बार उसको पढ़कर देखिएगा, फिर उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल, मैंने कि ये अभी एक टीम ही देखा, मेरे ख्याल आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां पे एंकर ने ये मुद्दा उठाया कि हमारी टीम ने रिसर्च जब, क्योंकि मैंने वो पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मेरी भी समझ यही थी अभी तक कि अगर स्कीम अनाउंस हो चुकी है तो एग्जीक्यूशन हो सकता है, क्योंकि मैं झारखंड से उसकी समझ ले रहा था, और मैं इस बात से ले रहा था कि कई राज्य सरकार के चुनाव से पहले पीएम किसान का पैसा राज्य से, केंद्र से आ जाता था जस्ट चुनाव से पहले। बट अगर ये रिसर्च हमें बताती है कि आपको वो भी रोकना पड़ेगा,
तो फिर गहरे सवाल उठते हैं। और मैं फिर उसी बात पे आऊंगा जो मैंने 15 मिनट पहले कही थी। इलेक्शन कमीशन इस समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन को देने चाहिए, और कोई फेवर नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन अगर ये करेगा, वो अपना काम करेगा। आप पत्रकार हैं, आप अपना काम करते हैं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, मैं अपना काम करता हूं। वैसे ही इलेक्शन कमीशन का काम है, जिसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सवाल उठे, उनका जवाब उन्हें सफाई से और बिना किसी संकोच के देना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, अभी जो ये बिहार चुनाव हुए तो फिर से जो इंडिया गठबंधन जिसे आप कहते हैं, उसमें लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हो गए। ममता जी के लिए कहा गया, अखिलेश जी के लिए कहा गया, कुछ और लोग कह रहे हैं। क्या इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन का भविष्य राहुल गांधी जी के साथ आप देखते हैं या कोई बदलाव देखते हैं? नहीं, कांग्रेस के साथ तो है ही, कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन क्या बचेगा। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूं, इंडिया गठबंधन की लीडरशिप में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कोई कारण था ना विजय जी कि जब बीजेपी एक कमजोर पार्टी थी लेकिन नेशनल पार्टी थी, तो एनडीए के जो कन्वीनर थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे, जेडीयू से, छोटी पार्टी से। यदि ये आपको ये बड़प्पन दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अलायंस को इतनी स्पेस दे रहे हैं। अगर अलायंस में इलेक्शन जीतने से पहले, कल को अगर आप इलेक्शन जीत गए, तो अलायंस को उतनी ही इज्जत मिलेगी आगे जाके। तो मैं तो 2023 से मानता हूं कि जब ये बना इंडिया अलायंस, देखिए नीतीश जी को उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, वो चले गए। हम पीछे जाके कह सकते हैं कि शायद सही ही किया, क्योंकि नीतीश जी कभी भी झुक सकते थे इधर उधर। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव तो कहीं नहीं गए, डीएमके तो कहीं नहीं गया, ममता जी तो कहीं नहीं जाएंगी। केजरीवाल जी पर मुझे लगता है वैसे भी एतबार इतना नहीं था और वो निकल भी गए। शरद पवार कहीं नहीं जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी शायद कहीं नहीं जाएंगे। तो जो आपके पक्के अलायंस हैं उनको तो आप अकोमोडेट करिए, एक फ्रंट ऐसा बनाइए, एक ऐसा चेहरा प्रेजेंट करिए जो आप नॉन कांग्रेस लीडरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, जिसमें कांग्रेस साथ नॉन कांग्रेस पार्टियां भी दिखनी चाहिए। अब उसमें मैं ये नहीं कह नंबर 1 2 3 पे कौन, मैं कह रहा हूं कि आप कन्वीनर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी आप नाम देना चाहें दें, लेकिन लगे तो कि ये एक अलायंस है। आपको, मुझे याद नहीं कि याद है कि नहीं, कि जब आपने एनडीए गवर्नमेंट का जिक्र किया, वाजपेयी सरकार का, जॉर्ज फर्नांडिस, उससे पहले यूएफ गवर्नमेंट होती थी, शायद उसका नाम यूएफ था या नेशनल फ्रंट था। उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन हरकिशन सिंह सुरजीत सारे फैसले करते थे। विजय सर, यही तो दुख है ना। मैंने कहीं उस दिन कोई कह रहा था और मैं इससे अग्री करता हूँ, और शेखर गुप्ता इसको बड़े अलग तरीके से कहते हैं कि वो जमाना था जब ऐसे पॉलिटिकल अंकल आंटी होते थे कि सब जाके उनके पास बैठ के अपने दिल गिले शिकवे पूरे कर लेते थे कि अंकल देखो मुझे इसने ये बोला, अंकल मुझे इसने ये बोला। तो हरकिशन सुरजीत एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक पेट्रियार्क का। हाँ, क्योंकि मुझे याद है ना वो, इसलिए मैंने कहा कि आज सर, आज की तारीख में कौन, मुझे शरद पवार जी के अलावा कोई नहीं दिखता महागठबंधन में, और उनकी भी सेहत अब उनके साथ नहीं है। तो वो बड़े दिल वाले व्यक्ति जो, जिनका ये कॉन्फर्मेशन हो कि ये तो नहीं पलटेंगे कभी, और जो नॉन कांग्रेस बैकग्राउंड से हो। आप देखिए, आपको समाजवादी पार्टी में कोई दिखता है आज की तारीख में? नहीं। अखिलेश यादव, सिर्फ उनके ऊपर एक शिवपाल यादव है, वो इतने इफेक्टिव अब रहे नहीं। ममता बनर्जी खुद चीफ मिनिस्टर है, और ममता बनर्जी का जो नेचर है वो रिकंसिलिएटरी से ज्यादा कॉम्बैटिव है। स्टालिन, अगर कल को उदयनिधि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्टालिन शायद वो रोल में आ सकते हैं। उनकी लगते नहीं है, लेकिन काफी उम्र दराज है वो, और उनका मुझे नेचर भी ऐसा लगता है कि वो, हाँ, वो एक कामनेस ला सकते हैं। मैं मुझे दूर से देखने में लगता है वो सब लोग होते हैं जैसे कई प्रोफेसर टीनेजर जैसे लगते हैं तो है ना। तो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो, जो कांग्रेस से ना हो, और जिसका जो नेचर है वो कंसिलिएटरी हो, जो बिठा के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को और अखिलेश यादव को और तेजस्वी को बिठा के ये बोल पाए कि देखो हमें ऐसे ऐसे करना है, ये जॉइंट स्ट्रेटेजी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे लगता है सबसे बड़ी बाधक भी इसमें शायद कांग्रेस ही होगी। ऐसा मेरा मानना है, दूर से बैठ कर छोड़ना नहीं चाहती ना, उसको छोड़ना नहीं चाहती शायद, हो सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी जो, देखिए बेसिकली कांग्रेस जो जी रही है इस लेगेसी में कि हम कभी 400 पार थे, उसको अब सोचना पड़ेगा लाइक बीजेपी की हम 2 सीट से शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। और जब आप वो ह्यूमिलिटी लेकर आएंगे
कि देखिए अभी तो हम 100 पे हैं, अभी हम पहले 150 पे जाएंगे, फिर हम 200 पे जाएंगे। तो हमें उस तरीके से अपनी जर्नी को आगे तय करना है, और उस जर्नी में आपको झुकना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के साथ ये भी एक देखा गया है कि कांग्रेस जब झुकती है तो उसकी जगह खाई जाती है खाई जाते अलायंस लोग। पार्टी। जी, तो ये आसान नहीं है विजय जी, देखिए दूर से हम भी बैठकर बोल देते हैं, लेकिन आसान जी, नहीं है। आसान जो नहीं है। कर रहा है उसको कठिनाइयां दिखती हैं। और क्या कांग्रेस में सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस में आज की तारीख में वो स्किल है लोगों में जो टॉप पे बैठे हैं कि वो इतनी पेचीदा प्रॉब्लम को सॉल्व करें? सॉल्व मुझे कर लगता है सकते। सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, अब वो तो मुश्किल काम होता है, महाराजा पूर्व महाराजा हो जाते हैं तो श्रीमंत तो रहते ही हैं। मेरा ये कहना है कि पूर्व महाराजा के बाद जो जो रियासत को टेक ओवर कर रहे हैं, तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे इन कठिनाइयों को? कि देखिए आपकी रियासत चली गई, लेकिन आपके पास एक एस्टेट है जिसको आप एक अच्छा होटल बना सकते हैं, लेकिन उसको होटल में तब्दील करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने उसकी के लिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। वो कॉम्पिटेंस तो आपको चाहिए ना, कि आपको झुकना पड़ेगा। नेगोशिएशन के टाइम एक बड़ी कंपनी आएगी, आपको झुकना पड़ेगा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा आप देख लीजिए, थोड़ा हम देख लीजिए, हम हुआ करते थे महाराजा, लेकिन अब मैं अपना बिजनेस मॉडल रिविजिट कर रहा हूँ। मेरी ऐसी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये पहली शुरुआत है, मैं प्रॉपर्टी ये होटल में बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कॉम्पिटेंस हमें चाहिए और उसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, एबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी दोनों चाहिए। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। यही बात होती है कि इतनी बारीक तरीके से बातों को किया जाता है और एक नए नज़रिए के साथ हम बात करते हैं, इसलिए परेशान करते हैं डॉक्टर साहब को। यस सर। बंगाल टू चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू हम सर, उम्मीद थैंक करते हैं कि यू। आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा की तरह से जवान भी रहिए और मुस्कुराते रहिए।